आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 12, फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 12। हमने लेक्चर 11 में क्या बात कर रखा था? हमने लेक्चर 11 में बात कर रखा था राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमने बात कर रखा था। आर्टिकल 19 मेनली हमने क्या बात कर रखा था? आर्टिकल 19 बात कर रखा था। आर्टिकल 19 में टोटल सिक्स इसके क्लाउज हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा था? हमने लगभग 4 क्लॉज को डिस्कस कर रखा था डिटेल में। आज हमने डिस्कस करना है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस क्या है? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है एवरी सिटीजन हैज द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो रिसाइड हो सकता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी कोने में। किसी भी, अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहां जाकर के कोई भी आदमी रिसाइड कर सकता है या कोई भी आदमी सेटल कर सकता है। ये अधिकार है। ये अधिकार के पास दो पार्ट्स है। क्या क्या पार्ट्स है? द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री विच मीन्स टू स्टे एट एनी प्लेस टेम्पोरली। पहली बात होगी कि रिसाइड्स का कहने का मतलब है कि आप टेम्पोरली क्या हो सकते हो, किसी भी प्लेस पे स्टे कर सकते हो। राइट टू सेटल का क्या मतलब है? द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विच मीन्स टू सेट अप ए होम और डोमिसाइल एट एनी प्लेस परमानेंटली। रिसाइड का मतलब है कि हम टेम्पोररी रह सकते हो, कुछ टाइम के लिए रह सकते हो। और सेटल का मतलब है कि आप वहां के डोमिसाइल बनाओ या फिर आप होम बनाओ परमानेंटली उस प्लेस पे। ये दो बातें होगी। मीन्स फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का मतलब है दो चीजें। एक तो आप टेम्पोररी रहने जा रहे हो कि हाँ कुछ दिन रहेंगे वहां से और कुछ दिन के बाद रिटर्न हो जाएंगे, या आप परमानेंट रहने जा रहे हो। अगर आप टेम्पोररी रहने जा रहे हो तो आप क्या कर, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप टेम्पोररी रह करके क्या हो सकते हो, वहां से देश के किसी भी कोने में रह करके आप आ सकते हो। दूसरा, अगर आपको परमानेंट रहना है, आपके पास ये भी अधिकार है कि आप वहां पर क्या करो, होम या डोमिसाइल बनवा लो, उसके बाद आप वहां परमानेंटली रह सकते हो। ये बातें होगी। This right is intended to remove internal barriers within the country or between any of its parts. इस अधिकार का क्या मतलब है कि जो भी इंटरनल बैरियर है उसको हटाने का मकसद है। मतलब ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस क्यों दिया गया? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दिया गया ताकि क्या हो सके, ताकि जो भी लोग रह रहे हैं उनको ये ना लगे कि हमारा देश बांटा हुआ है, या हम यहाँ जाकर के नहीं रह सकते, वहां नहीं रह सकते, वहां नहीं रह सकते। इसलिए इन चीजों को हटाने के लिए, इन चीजों को एक मीन्स बैरियर को हटाने के लिए क्या कर दिया गया? फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दे दिया गया कि आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हो, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है आप वहां पर जाकर के सेटल कर सकते हो, ठीक है, या आप रिसाइड कर सकते हो। उसके बाद दिस प्रमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड्स नैरो माइंडनेस। ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, और जो नैरो माइंडेड है उसको अवॉइड करता है। उसको क्या करता है? उसको अवॉइड करता है। उसके बाद द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब स्टेट ने क्या रेस्ट्रिक्शंस रख दिया? स्टेट ने रेस्ट्रिक्शंस ये रख दिया ऑन द एक्सरसाइज दिस राइट ऑन टू ग्राउंड, दो ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शंस रख दिया। क्या? एक तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, नेमली द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दो जगह पे बात रख दी। क्या? एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ब्रीच नहीं होना चाहिए, उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जाकर के आप अपना परमानेंटली डोमिसाइल नहीं बना सकते, या आप परमानेंटली रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर वहां जाएंगे आप उसके कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप उसके कस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप उसके लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप हर चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसीलिए उस जगह पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, ठीक है। The right of outsiders to reside and settle in tribal area is restricted to protect the distinctive culture, language, customs, manners of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocations and properties against exploitations. आउटसाइडर्स को क्यों मना किया गया है? इसलिए मना किया गया है ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या हो सके, कल्चर बचा रहा जाए, लैंग्वेज बचा रहा जाए, कस्टम बचा रहा जाए, किस तरीके के मैनर से रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो बचा रहा जाए, और उसके प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके।
मीन्स उसके प्रॉपर्टी जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके प्रॉपर्टी जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। In many parts of the country, the tribal have been permitted to regulate their property right in accordance with their customary rules and law. Means बहुत सारे पार्ट्स में देश के बहुत सारे पार्ट्स में क्या है, ट्राइबल्स को परमिट किया गया है, रेगुलेट किया, परमिट दिया गया है कि आप अपने प्रॉपर्टी को रेगुलेट करो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग से अपने प्रॉपर्टी को रेगुलेट करो। ठीक है। The Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders. कुछ सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि कुछ एरिया ऐसा है उसको बैंड किया गया है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए और हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए। From the above, it is clear that the right to residence and the right to movement are overlapping to some extent. Means ऊपर के जितने भी हम लोग डिस्कस करें उसमें से क्या देखा कि राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट, ये दोनों कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, एक एक्सटेंट पे ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। अब आर्टिकल 19 में लास्ट वाला क्या है, लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। लास्ट टॉपिक क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस कहता है all citizens are given the right to practice any professions or to carry any occupation, trade और business। सभी सिटीजन्स को ये अधिकार है कि आप कोई भी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते, कुछ भी कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते, कुछ भी आप ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते, कोई ट्रेड कोई बिजनेस कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते। दिस राइट इज वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लिवलीहुड। इस ये राइट्स क्या है, बहुत ब्रॉड है। मीन्स ये क्या इंक्लूड करता है, अर्निंग्स वंस लिवलीहुड, मीन्स एक का जीवन किस तरीके से चलेगा, उन चीजों को ये क्या करता है, उन चीजों को ये कवर्स करता है। ठीक है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, मीन्स कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट। अब क्या रेस्ट्रिक्शंस है, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मीन्स क्या कर सकता है स्टेट, क्या कर सकता है, इंपावर कर सकता है कि आप क्या करो, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लाओ, आप प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब करो जो कि नेसेसरी है उन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, उन प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रोफेशंस हैं, अब डॉक्टर प्रोफेशंस में हमारे पास राइट टू प्रोफेशंस है कि हम कोई भी प्रोफेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स के प्रोफेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंजीनियर के प्रोफेशंस में क्या है, हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इन चीजों को इंपावर करने के लिए आप टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, तभी हम उन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपने से खुद से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, खुद से बिजनेस कर सकते हैं, खुद से इंडस्ट्री और सर्विस कर सकते हैं, या आप कंप्लीटली या पार्शली इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है। Thus, no objection can be made when the state carries on a trade, business, industry or service either a monopoly, means either is a monopoly, means कहने का मतलब है कि स्टेट कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता मोनोपोली लगाने के बाद भी। मीन्स सीधे सीधी बात है कि स्टेट कोई भी मोनोपोली नहीं लगा सकता इस ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे, सर्विस पे, किसी भी जगह पे ये मोनोपोली नहीं लगा सकता कि हाँ आप ये बिजनेस नहीं करेंगे और या फिर आप ये बिजनेस करेंगे। स्टेट इसमें कोई भी मोनोपोली नहीं ला सकता टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स और कंपटीशन विद एनी सिटीजन। ठीक है। द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, स्टेट अपना मोनोपोली को जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, स्टेट को उस मोनोपोली को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ए ऑन प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड ऑन ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल। देखिए अब हमने अधिकार तो दे दिया कि हाँ आप क्या कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दो, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दो या आप कुछ गलत डेंजर वाले काम करना शुरू कर दो, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है।
इन चीजों को नहीं माना जाएगा। इसलिए आप जो इमोरल है, जो डेंजरस है, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब डेंजरस है जैसे ड्रग्स का प्रैक्टिस, ड्रग्स प्रोफेशन करना शुरू कर दिया, ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, या कोई एक्सप्लोसिव बेचना शुरू कर दिया, तो इन सब के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो, ये नहीं है, कुछ कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्शंस रखा गया है। ठीक है, तो स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग। इसलिए स्टेट क्या करता है, इसको प्रोहिबिट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस देता है, लाइसेंसिंग के ऊपर काम करता है। जिसके पास लाइसेंस होगा वही ये काम कर सकता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, इन अनुराधा वसीम केस 2020, the Supreme Court held that freedom of practice any profession to carry on any trade, business or occupations over the medium of internet enjoy constitutional protections under Article 19(1)(g)। मीन्स कहने का बात, अनुराधा वसीम केस 2020 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर। मीन्स आप कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी ट्रेड करो, कुछ भी प्रोफेशंस करो, कुछ भी ऑक्यूपेशंस करो, आप अगर इंटरनेट के मीडियम को यूज कर सकते हो तो वो कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, आप इंटरनेट एंजॉय कर सकते हो। ये इसको कौन प्रोटेक्शन देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। इंटरनेट के ऊपर हम कुछ भी अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आप इंटरनेट के ऊपर डाल सकते हो। और ये इसको कौन प्रोटेक्शन देता है, इसको प्रोटेक्शन देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। किसके रिगार्डिंग में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1(g) के रिकॉर्डिंग में। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दिस राइट शुड बी इन द कंसेंस विद द मैंडेट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस है, इंक्लूसिव ऑफ द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, फर्दर एन ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज इंडेफिनेटली इज इम्परमिसेबल अंडर द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कभी कभार इंटरनेट सस्पेंड हो सकता है, इंटरनेट को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें कर ली हमने आर्टिकल 19 की। अब हमें आगे की बात करना है आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन्स। आर्टिकल 20 क्या ग्रांट करता है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, आर्टिकल 20 एक प्रोटेक्शन ग्रांट करता है किसके अगेंस्ट, आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। मींस आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट अगर किसी को मिल रही है, कोई भी पर्सन को या कोई भी एक्यूज्ड को, उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 20 आता है। वो क्या कहता है, वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स और लीगल पर्सन्स लाइक ए कंपनी और कॉर्पोरेशन, किसी के भी ऊपर अगर क्या हो रहा है, आर्बिट्री एक्शंस हो रहा है, एक्सेसिव पनिशमेंट मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में क्या है, उसके अगेंस्ट में हमारा आर्टिकल 20 है, उसके अगेंस्ट में हमारा आर्टिकल 20 है। ये क्या कहता है, इसके पास 3 प्रोविजन है इस डायरेक्शन में। अब 3 प्रोविजन क्या क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आज से अगर कानून बनी है तो ये बैक डेट से अप्लाई नहीं हो सकती। आज अगर कोई कानून बना है तो आज से ही अप्लाई होगा। मान लिया जाए किसी ए चीजों को बोल दिया कि 2025 से क्या होगा, ए चीजों को क्राइम माना जाएगा, तो ये आज से लागू हो जाएगा, 2025 से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज सिविल, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें सिविल है, जैसे कि टैक्स, मान लीजिए कोई 1 करोड़ कमा रहा था, उसका 2025 में बोल दिया कि उसका 10% टैक्स लगेगा, और 2023 में उसको क्या कर दिया गया था, 5% टैक्स दिया गया था। उसको ये बोल दिया गया कि जो 2025 में टैक्स दे रहे हैं 10%, वो आपको 2023 से देना पड़ेगा, वो आपको 2023 से देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा 2023 से। ये हो गया आपका एक्स फैक्टो लॉ। मीन्स कुछ भी चीजें क्या हो सकता है, कुछ भी चीजें बैक डेट से काम कर सकती है, एक्स फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसको बोलते हैं हम लोग, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मीन्स कुछ भी चीजें बैक डेट से काम हो सकती है। ठीक है, तो क्या बोलता है ये आर्टिकल 20 क्या बोलता है,
नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी convicted to any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act nor subject। देखिए क्या बोला गया, एक्स फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि कुछ भी चीजें बैक डेट से काम कर सकती है, कोई भी लॉ बैक डेट से काम कर सकती है, लेकिन नो एक्स फैक्टो का मतलब है कि वो बैक डेट से काम नहीं करेगी, वो जिस दिन से बना है उसी दिन से काम करेगी। ठीक है, जिस दिन से लॉ बना है उसी दिन से काम करेगी। अब इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सन कन्विक्ट नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। मींस जिस टाइम पे उन्होंने वो कार्य करा है उसी टाइम पे क्या होगा, उसी टाइम पे वो उस दिन के बाद से वो चीजों को माना जाएगा। उससे पहले उसने क्या करा, मान लिया जाए एक क्राइम 2023 में क्राइम नहीं था ये और 2025 में ये क्राइम हो गया, तो अगर 2023 में किसी ने ये क्राइम किया इसको नहीं माना जाएगा, और अगर 2025 में किसी ने ये क्राइम किया इसको माना जाएगा। मीन्स उसी टाइम से, जिस टाइम से लॉ बनाया 2025 में लॉ बना कि हाँ ये क्राइम होगा, उसी दिन से क्या हो जाएगा, ये क्राइम शुरू हो जाएगा या इसको क्राइम माना जाएगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, सब्जेक्टेड टू ए पेनाल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। कहने का मतलब है कि आपके पास क्या है, आपने 2010 में क्या किया, 2010 में कोई क्राइम किया और उस टाइम पे उसका क्या था, उसका 3 साल का जेल था, 3 इयर्स का जेल था कुछ क्राइम का। लेकिन वही क्राइम 2025 में आकर के उसका पेनल्टी क्या हो गया, 10 साल। कि आपको 10 साल, अगर आपने सेम क्राइम किया आपको 10 साल रखा जाएगा। तो मान लिया जाए जो व्यक्ति 2010 में गया जेल इस क्राइम को, एक क्राइम को करने के लिए, एक क्राइम को करने के बाद अब जब 2010 में जेल गया तो उसके पास क्या है, 3 साल ही क्या हो सकता है, वो जेल में रह सकता है। और उसका वर्डिक्ट आया, उसका फैसला आया 2025 में। अब 2025 में इस क्राइम का क्या हो गया है, इस क्राइम का इम्प्रिजनमेंट कितना हो गया, 10 साल। लेकिन क्या होगा, उसने क्राइम किया था 2010 में, उसका वर्डिक्ट आया 2025 में, उसको सजा कब से मिलेगी, 2010 के अकॉर्डिंग मिलेगी। मीन्स उसको सजा कितनी मिल सकती है, मात्र 3 साल मिल सकती है। यही है आपका दो चीजें, एक्स फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यही कहता है। ठीक है, अब देखिए डबल जीरोपार्डी। डबल जीरोपार्डी क्या कहता है, डबल जीरोपार्डी कहता है, डबल जीरोपार्डी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती, एक से ज्यादा सजाएं नहीं मिल सकती। मीन्स कहने का मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिल सकती उसको, चाहे उसने कोई भी क्राइम करा हो। ठीक है, उसके बाद नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है सेल्फ, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किसी भी पर्सन को ये एक्यूज नहीं कर सकते कि आप खुद के सजा अपने आप में मान लो, आप खुद को अपने आप में मान लो। मीन्स अपने आप के खिलाफ विटनेस बन जाओ, खुद के खिलाफ विटनेस बन जाओ। ये कोई भी कंपेल, ये भी कोई भी कंपेल नहीं कर सकता। ठीक है, ये 3 बातें होगी आपकी आर्टिकल 20 की। ठीक है, एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज वन दैट इम्पोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली। मीन्स एक्स पोस्ट फैक्टो क्या करता है, वो पुरानी डेट से सजा लेता है, वो पुरानी डेट से सजा लेता है। दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेज द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट्स। मीन्स वो क्या कर सकता है, वहां से पेनल्टी लेगा या फिर जैसे जैसे सजा इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे सजाए को इंक्रीज किया जाएगा। ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, आर्टिकल 20 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मीन्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को नहीं माना जाएगा। ठीक है, द इनेक्टमेंट ऑफ सच ए लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। ये इस लॉ को क्या कर दिया गया है, द इनेक्टमेंट ऑफ सच ए लॉ इज प्रोहिबिटेड बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 20। इस लॉ को इनेक्ट किया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ आर्टिकल 20, फर्स्ट लॉ ऑफ आर्टिकल
20 ने प्रोहिबिट किया है। However, this limitation is imposed only on criminal law and not on civil law or tax law. इस लॉ का लिमिटेशन कहां तक इम्पोज किया गया है? बस क्रिमिनल लॉ तक इम्पोज किया गया है, सिविल लॉ और टैक्स लॉ के ऊपर इम्पोज नहीं होता। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ए सिविल लायबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज रेट्रोस्पेक्टिवली। मीन्स टैक्स को हम पुरानी जगह से इम्पोज कर सकते हैं, पुरानी जगह से। मीन्स मान लिया जाए 25 में हमने 10% टैक्स कर दिया, हम बोल सकते हैं कि 2023 से जो 1 करोड़ कमाने वाले लोग हैं वो 10% टैक्स देंगे, तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये हम टैक्स लॉ को क्या कर सकते हैं, टैक्स लॉ को, सिविल लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पुराने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ला सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है उसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं ला सकते। यही बात कहना चाह रहा है। उसके बाद फर्दर, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शंस और सेंटेंस अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्राइबल देयरऑफ। मींस सिर्फ ये क्रिमिनल लॉ के ऊपर सेंटेंस किया जाएगा, सिर्फ ये क्रिमिनल लॉ के ऊपर कन्विक्शन किया जाएगा। फाइनली, द प्रोटेक्शंस immunity under this provision cannot be claimed in case of preventive detention or demanding security from a person. Means finally the protections under this provision, इस provisions के अंडर जो protections है उसको claim कर सकते, cannot be claimed, इसको claim नहीं कर सकते preventive detention में। अगर आपका preventive detention हुआ है तो उसमें आप claim नहीं कर सकते, या फिर कोई security को डिमांड करने में आप इसको claim नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन इसको claim नहीं कर सकता। ठीक है। The protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court of law or a judicial tribunal. ये सिर्फ कहाँ हो सकता है, ये सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ, ये सिर्फ कहाँ हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ये सिर्फ the protection against double jeopardy is available only in proceedings before a court. मीन्स कोर्ट से पहले प्रोसीडिंग्स जो हो रहा है उसमें ये चीजें अप्लाई हो सकता है, लेकिन कोर्ट में अप्लाई नहीं हो सकता, कोर्ट में ये अप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स ओनली पुलिस इसके ऊपर बाइंड्स है, डबल जेरोपेडी के ऊपर सिर्फ पुलिस बाइंड्स है, ना कि जुडिशरी बाइंड्स नहीं है। मीन्स डबल जेरोपेडी का क्या मतलब है, डबल जेरोपेडी का मतलब है कि क्या कर सकता है कोर्ट, क्या कर सकता है कोर्ट, उसको सजा 4 क्राइम करा उसने तो 4 क्राइम की सजा दे सकता है। ठीक है। कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज एज दे आर नॉट इन जुडिशियल नेचर। मीन्स जो जुडिशियल नेचर का नहीं है वो इन चीजों को प्रोसेस कर सकता है। मीन्स कहने का मतलब है, कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड टू पुलिस आइदर वॉलंटरी और अदरवाइज इज नॉट एडमिसेबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स अगर मान ले जाए किसी ने क्या किया, किसी ने अपने खिलाफ कर लिया, कन्फेशन मान लिया कि हाँ हमने क्राइम करा है, पुलिस कहाँ पर, पुलिस कस्टडी में। जब इन्होंने अपने आप को कन्फेशन कर लिया, लेकिन ये चीजें क्या है, ये एडमिसेबल नहीं होगा कोर्ट में एविडेंस के रूप में ये एडमिसेबल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपने जबरदस्ती किसी को मनवा लिया, पुलिस से जबरदस्ती कन्फेस करवा लिया, हाँ इसने क्राइम करा है और उसने ये क्राइम नहीं करा है। ठीक है। इसलिए द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन है, मींस अपने आप जो गुनाह कबूल कर रहा है, वो 2 चीजों पे जाता है। किन किन चीजों पे जाता है, एक तो आपका ओरल एविडेंस पे जाता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जाता है। एक जो मुंह से बोल रहे हैं वो, और दूसरा क्या डॉक्यूमेंट बता रहा है वो। However, it does not extend to compulsory productions of material object, compulsions to give thumb impressions, specimen signatures। इस कहने का मतलब है ये कहां तक एक्सटेंड नहीं करेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि पुलिस का कहां तक माना, पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है उसको कहां तक माना जाएगा, उसको माना जाएगा आपका, जैसे कोई थंब इंप्रेशन मिल गया, कोई स्पेसिमेन सिग्नेचर मिल गया, ब्लड स्पेसिमेन मिल गया, कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, ये सब मिल गया, तो इस बात को कोर्ट क्या करेगा, एक एविडेंस के रूप में एडमिट करेगा, एक एविडेंस के रूप में एडमिट करेगा। क्योंकि आप ब्लड सैंपल्स को चेंज नहीं कर सकते, आपका जो ब्लड ग्रुपिंग है या आपका जो डीएनए सैंपल है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपका जो थंब इंप्रेशन वो चेंज नहीं कर सकते, चाहे पुलिस लेके आए चाहे आप खुद दो। तो कहने का मतलब है ये कोर्ट में एडमिसेबल है। लेकिन हाँ, आप कन्फेशनल स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में हुआ है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा। ठीक है। फर्दर इट एक्सटेंड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग्स। ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जाता है, ना कि सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर। और प्रोसीडिंग्स विच आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, और उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर
जो कि क्रिमिनल नेचर्स के नहीं है। ठीक है, यहां तक हमारा आर्टिकल 20 क्या हुआ, आर्टिकल 20 यहां तक खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।